मन परेशान है कि रोना है, कुछ बुरा लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, देन आई यूज्ड टू थिंक इस माइंड पे कंट्रोल किसका है। Our guest today is a spiritual powerhouse, a dynamic motivational speaker, and a highly respected life and mindset coach. He is known for bringing deep spiritual wisdom into practical life, guiding thousands of students, athletes, and individuals to unlock their potential, strengthening their mindset, and discover clarity in their journey. With a massive influence on social media and even deeper impact in real life, he has been touching hearts through his teachings on self-belief, emotional balance, resilience, and conscious living. His sessions are known for their simplicity, depth, and ability to spark inner transformation. In a world full of distraction, doubts, and noise, his voice stands out as a source of calmness, direction, and positivity. And today, we have the privilege of diving deep into a world of mindset, performance, spirituality, and sports psychology with him. So let's walk into the conversation with the man itself. हाउ डू यू कम टू दिस आई मीन स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या कब से स्टार्ट किया आपने, मतलब आपका पहले से माइंडसेट था ऐसा या फिर बाद में एकदम से स्विच हुआ? प्लीज एक बार शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। सो क्या होता है कि स्पिरिचुअल होना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें ये लगता है कि हम पूजा करने लगते हैं या फिर हम कोई ऐसे रिचुअल्स करने लगते हैं तो हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअल होना एक बहुत बड़ी जर्नी है और वो शुरू होती है आपकी बॉडी से, फिर माइंड पे आती है, और जब हम इस प्रोसेस में चलते रहते हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि हम काम हैं, हमें गुस्सा बड़े देर से आता है, हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर ऐसे भाव हैं दूसरों के लिए जो दूसरों के लिए अच्छे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मिलके एक स्पिरिचुअल आदमी बनता है, ना कि पूजा करने से, ना कि कुछ रिचुअल करने से। तो दैट वाज द प्रोसेस। मैं अपनी बॉडी और माइंड पे काम कर रहा था और कहाँ से मेरा मन करने लगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे अकेले में समय बिताना चाहिए, मुझे सर्विस करनी चाहिए। तो दीज आर दी थिंग्स जो मुझे एक प्रोसेस के थ्रू मिली, एंड here I am. I don't know I'm spiritual or not. Definitely, sir. You're But I definitely feel spiritual. calm. I feel, settled. So this is what journey I have. Okay, sir. So, but how did you shifted to mindset? I mean, bullet mindset. I have read about you something somewhere. So, what does bullet mindset mean? So क्या होता था कि कोई भी घटना हुई जीवन में तो मन परेशान है कि रोना है, कुछ बुरा लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, देन आई यूज्ड टू थिंक इस माइंड पे कंट्रोल किसका है। जब मैं चाह रहा हूँ तब क्यों नहीं रो रहा हूँ, मुझे अपने आप रोना क्यों आ रहा है, जब मैं चाह रहा हूँ खुश होना तब मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, कोई तो इसे कंट्रोल कर रहा है। देन आई रियलाइज कि माइंड जो है वो अपने गेम अपने तरीके से खेल रहा है। इंटेलिजेंस के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे गीता में लिखा है ना कि मन बहुत बड़ा है, मन से पर बुद्धि है, उससे भी पर आत्मा है। तो मैंने कहा आत्मा का पता नहीं है, बुद्धि का पता है कि बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हैं, और बुद्धि को स्ट्रांग बनाया जाता है बहुत अच्छे पढ़ने से, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ने से, पॉडकास्ट देखने से जिनमें कुछ नॉलेज मिलती है, शास्त्रों को समझने से, ऐसे लोगों से मिलने से जो थोड़े विजडम की बातें करते हैं। सो वो मैंने शुरू किया और कहीं ना कहीं माइंड पे कंट्रोल होता चला गया, और जो जीवन में डिसाइड करना था, जिस बात पे चलना था, उसमें चलने में थोड़ी सी आसानी होने लगी क्योंकि माइंड कंट्रोल में था। ठीक है सर, अगर हम बात करें जैसे आपके करियर के बारे में, तो ये टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना कि जैसे कि हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में होता ही है कि आज नहीं तो चाहे अर्लीज में आ जाए या मिड में आ जाए, उसके बाद अडल्टहुड में आ जाए। तो आपके मतलब करियर में कब आया ऐसा पॉइंट कि जैसे आपको लगा अब यहाँ पे स्विच हो चुके हैं हम, यहाँ पे इस लाइन में हमको आगे जाना चाहिए? तो टर्निंग पॉइंट क्या था? सो अभी भी कोई लाइन बनी नहीं है। दिस इज नॉट माई लाइन कि मुझे इसी में जाना है। नाउ आई एम अ एक्सप्लोरर। मैं ना चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स में बेस्ट क्या हो सकता है, लोगों को कैसे ज़्यादा जाना जा सकता है। तो एक्सप्लोरेशन चल रहा है। लेकिन ये शुरुआत ऐसी हुई कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जो आपको हिला दे,
वो हो सकता है कि कोई अपना आपको छोड़ के चला गया, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया, कुछ बिजनेस आपने किया था वो एकदम से डूब गया, बहुत ज़्यादा आप लॉस में चले गए। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में एक दो हुई। एक घटना थी जिसमें आई लॉस्ट माई मदर, तो वहाँ थोड़े से क्वेश्चन उठने लगे जीवन में कि भाई क्या करना चाहिए जिससे खुशी मिले, क्यों किसी और के लिए काम करते रहना है, अपने पाथ पे चलना है, अपने आप को समझना है। तो वहाँ शुरुआत हुई और वहाँ से फिर एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है। आई एम जस्ट कीप मूविंग, आई एम एक्सप्लोरिंग ऑल दी एरियाज जो मेरे जीवन में हैं। Okay, so moving on to the next question, if I ask how do you see a connection between spirituality and sports? क्योंकि there are terms की जैसे कि एक अगर मैं इंडिविजुअल लेते हैं किसी का एग्जांपल लेते हैं तो वो बहुत स्टार्टिंग में होता है कि वो बिलीव नहीं रखते हैं, बट देयर हैज टू बी सम बिलीफ सिस्टम ओवर देयर। तो आप उसको कैसे देखते हो? बिलीव इन व्हाट? बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सेल्फ आल्सो, यू कैन से बिलीव इन गॉड आल्सो, समथिंग स्पिरिचुअल जो उनके पीछे काम कर रहा है बट उन्हें नहीं पता है, बट काम तो कर रहा है। यहाँ हम लोगों का ना बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप एक चीज को समझो कि काम तो हो रहा है, हाँ, आप उस काम को मानो न मानो, काम हो रहा है। काम फॉर हो रहा है। एग्जाम्पल, आपके सामने एक एथीस्ट खड़ा हुआ है, एक बहुत पूजा करने वाला है, उन दोनों की जिंदगी चल रही है ना, सांसें चल रही हैं, और वो जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भी मिल रहा है, चाहे वो एथीस्ट हो चाहे पूजने वाला हो। डेफिनेटली सर। तो जो शक्ति इनके पीछे काम कर रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको आप मानते हो या नहीं मानते हो, वो अपना काम कर रही है। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, चाहे हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, कि कितनी गहराई से उस काम को कर रहे हैं, कितने पॉजिटिविटी से उस काम को कर रहे हैं, कितने शालीनता से उस काम को कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसको कोई नहीं रोक रहा, चाहे आप भगवान मान लो, चाहे यूनिवर्स मान लो, कोई एनर्जी मान लो, वो अपना काम करेगी। तो इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन समथिंग कि मैं आज कोई मैच खेलने जा रहा हूँ, मेरा अच्छा हो, मैं ये पूजने में लगा हुआ हूँ और अपने कर्म पे काम नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पे काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अदर वे हमें देखना चाहिए। प्रैक्टिस पे काम करो, प्रोसेस पे काम करो, यू विल गेट द रिजल्ट। उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको, वो मिल रही है आपको। बात तो सही है। और जैसे सर आपने अभी बोला कि काम तो हमें करना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल। क्या ये स्पिरिचुअल जो हमारा मेंटलनेस है या फिर जर्नी होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसके परफॉर्मेंस में हेल्प कर सकता है? किसके परफॉर्मेंस? इंडिविजुअल्स के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे, जैसे कि इंडिविजुअल कोई एथलीट होता है, वो काम कर रहा है, उसे नहीं धीरे धीरे करके उसको कुछ ना कुछ पता लगता है कि यहाँ से पता लगा, कल कहीं और से पता लगता है किसी और इंसान से, तो क्या हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे? बिल्कुल करता है, लेकिन हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने अभी डिस्कस किया था ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि यू आर क्लियर अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आप कोई मैच खेल रहे हो और किसी ने आपके पैर मार दिया, फुटबॉल मैच खेल रहे हो, आप उसे कैसे डील करते हो? एक तरीका ये हो सकता है कि आपने लौट के मार दिया और रेड कार्ड लेके बाहर बैठ गए जाके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपने गेम से आप उसको जवाब दो कि तूने अभी मारा है, बिना मारे मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप गाली देना शुरू कर दो। गाली में तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी आ जाती है बीच में कभी हाँ, सो वेयर आई एम कमिंग, स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होगा वो कभी भी वर्ड्स में जवाब नहीं देगा, कभी एक्शन में जवाब नहीं देगा, वो अपने गेम से उसको समझाएगा। वो कभी उसको गिराने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपने गेम को इतने लेवल पे लेके चला जाएगा कि वो उसके और पास भी नहीं लगेगा। सो देयर आर प्लेयर्स जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर सुप्रीमली स्पिरिचुअल। आप सचिन तेंदुलकर को उठा के देख लो, आप विराट कोहली को उठा के देख लो, वो अपने में ही खोए हुए हैं, अपना बेस्ट निकालने में लगे हुए हैं, हर गेम में अपना बेस्ट निकाल रहे हैं। कहाँ वो भटक जाते हैं, कहाँ बिखर जाते हैं, उसको संभालते हैं। एंड दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज व्हाट मेडिटेशन, दैट दे आर देयर इन प्रेजेंट मोमेंट, टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। डेफिनेटली सर। सर एक जैसे मेरा खुद का ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे ये बिगेस्ट मिसकंसेप्शन होता है ना, एक होता है मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ये होता है, ये होता आ रहा है, बट बहुत सारे मैंने देखे स्पोर्ट्स में कि ये नहीं होने चाहिए बट होता आ रहा है। तो जैसे कि अभी हमने बात करी ईगोइस्टिक की कि ये ईगो चल रहा है बट वो नहीं होना चाहिए। आपने बोला कि स्पिरिचुअल के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल होगा तो वो अलग तरीके से रिप्लाई देगा, कोई ईगोइस्टिक होगा वो अलग तरीके से रिप्लाई देगा। तो अब ये मिसकंसेप्शन नहीं, जो एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है कि इंडिविजुअल का, स्पोर्ट्स पर्सन का, तो उसको जवाब जैसा मिला है वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। बट
ये काइंड ऑफ मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्शन ही चल रहा है पीछे से, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। एक इंडिविजुअल को एक समझ होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसा जाएगा आगे, ये सब। तो मेरा इस पे सवाल था कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एक एथलीट के लिए क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स प्ले? सो ये दोनों सारे एरियाज अलग अलग हैं। जो आपने बोला ना कि जवाब जैसा मिला है वैसा देना चाहिए, हाँ, जवाब देने के जो हमने अभी डिस्कस किया ना, जवाब देने के तरीके बहुत अलग होते हैं। हमने वही एक तरीका समझा है कि किसी ने गाली दी, गाली दे दो, जो जिसने कहा है वैसे ही कर दो। लेकिन जिन लोगों ने कुछ जीवन में किया है उन्होंने तरीके निकाले हैं, बड़े सुंदर सुंदर तरीके निकाले हैं कि दूसरे को पता भी ना चले, आप उसे जवाब दे दो और वो रिग्रेट करे कि मैंने इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे भी तरीके हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, किस तरीकों को लेके चलते हैं। और जो आपने मिसकंसेप्शन की बात कही स्पोर्ट्स में, वो बहुत सारे हैं। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे अभी आपने देखा प्रेमानंद जी के पास जब से विराट कोहली गए हैं, जी। बहुत सारे क्रिकेटर्स जा रहे हैं, नॉट इवन क्रिकेटर्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के जा रहे हैं। यस सर। हम लोगों को ये आदत होती है कि जहां से कुछ अलग होते दिखे कि इसके होने से ये हो गया, हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सब डरे हुए हैं। हमें ये लगता है कि किसी का सहारा मिलने से लाइफ में चीजें अच्छी होने लगती हैं। जैसे ही हम ये माइंड सेट करते हैं वैसी चीजें होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। जब हम केदारनाथ जाते हैं, जी। केदारनाथ जब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि हम पैदल जाएंगे, पूरी यात्रा को नंगे पैर करेंगे। जब वहाँ हम पहुँच रहे होंगे 4-5 दिन चलने के बाद, पूरी तरह से टूट चुके होंगे, लेकिन मन में ये भाव होगा कि इतनी मेहनत करके आया हूँ, मेरा काम होने वाला है, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो होने वाला है। एंड व्हेन यू बिलीव एंड यू मैनिफेस्ट, तो आपका काम होने लगता है, बिकॉज माइंड इज वेरी पावरफुल। वो सारी चीजें क्रिएट करने लगता है। आप डायरेक्ट वहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठे, वहाँ पे पहुँच गए, आपको अंदर से पता है कि मैं तो बैठ के आ गया, मैंने कोई मेहनत नहीं की है, मुझे नहीं लगता काम होगा। इनर वॉइस कहीं ना कहीं ये होती है। तो जब भी आप उस माइंडसेट के साथ जाते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे आपका काम हो, कि मेरा काम हो रहा है, और बिलीव करते हो तो होने लगता है। जब वो जाते हैं प्रेमानंद जी के पास, तो बिलीव करने लगते हैं कि मेरा काम हो रहा है, जबकि प्रेमानंद जी इटसेल्फ सेज कि मैं कुछ नहीं दे सकता, ना कोई संत आपको कुछ दे सकता है, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, आपको कर्म करना पड़ेगा, बट नोबडी इज फॉलोइंग इट। डेफिनेटली सर। तो जैसे कि अभी आपने बोला मैनिफेस्ट भी करना पड़ता है, भरोसा भी रखना पड़ता है, तो एक मेरे को एकदम से आया कि मैनिफेस्टेशन भी अब स्पोर्ट्स में आना स्टार्ट हो गया। मतलब पहले भी था, बट अब बोलते हैं ना स्पॉटलाइट में आना स्टार्ट हुआ कि अब बड़े बड़े प्लेयर्स भी, कभी जैसे अब विराट कोहली का हम नाम लेते हैं, रोहित शर्मा हो गए, तो ये भी इस चीज पर फोकस करके नहीं मैनिफेस्ट करते हैं, मैं सब कुछ वैसे करता। मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, तो उसमें भी यही बोल रहे थे कि मैंने महाराज जी के पास भी गए थे वो, फिर वहां से उनका माइंडसेट चेंज हो गया, फिर एकदम सेल्फ बिलीव होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मैनिफेस्टेशन पे और बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है, तो क्या सच में ये चेंज करता है एक इंडिविजुअल को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर ओवरऑल अगर हम उनकी चेंजमेंट की बात करें तो? बिल्कुल करता है, बट डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्टेशन को जानते हो कि नहीं जानते हो। डेफिनेटली सर। सो क्या हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं चली, द सीक्रेट बुक से चली थी, वहां से शुरुआत हुई थी, बट वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, अब वो चेंज होती चली जा रही है। जैसे मैंने सीक्रेट बुक को पढ़ा या फिर कुछ समझा, उसके बाद मैंने अपने तरीके की मैनिफेस्टेशन निकाल दी। पहले की बुक्स में, शास्त्रों में लिखा हुआ था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैनिफेस्टेशन की कई सारी बुक ये बताती हैं कि फल के बारे में सोचो, उसको ड्रीम करो, इमेजिन करो, कर्म को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अगर ऐसा होता तो कर्म की तो कोई प्रधानता ही नहीं बचती, कि हम बैठे बैठे इमेजिन करके चीजों को पा लेते। कि प्रैक्टिस नेट्स में जाए बिना, मैच कल होने वाला है, पूरी टीम बैठी हुई है, इमेजिन कर रही है कि आई एम ब्रिंगिंग द ट्रॉफी अप, और हम जीत गए हैं। बेस्ट तरीके से कोई उन्हें करा रहा है मैनिफेस्टेशन, बट ऐसे काम नहीं होता ना। यूनिवर्स के कुछ नियम है, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एंड बिलीव तभी होता है जब हम काम करते हैं। अगर मैं आज फिटनेस कर रहा हूँ और मैं रोज 1 घंटे जाके वर्कआउट करता हूँ, एंड आई मैनिफेस्ट कि मुझे 6 महीने बाद मुझे एब्स चाहिए, मुझे ये बॉडी चाहिए, बहुत चांसेस हो जाए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं आई एम डूइंग वर्कआउट फॉर माई बॉडी।
कोई आदमी घर में बैठे हुए मैनिफेस्ट कर रहा है कि आफ्टर 6 मंथ आई एम हैविंग दिस बॉडी, हो सकता है उसको सिचुएशन क्रिएट होने लगे। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, माइंड को जब चांस देते हैं, तो माइंड थोड़ी सी सिचुएशन क्रिएट करता है, ऐसे लोगों से मिलाने लगेगा, जिम का कुछ माहौल बनेगा। बातें But- कभी कभी वैसी स्टार्ट हो Yeah. जाती हैं। बट इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है उस सिचुएशन। सो एक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन बिलीफ सिस्टम। डेफिनेटली सर, इसमें भी एक जैसे मैनिफेस्टेशन हमने इस पे बात करी, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि अब मान लो कोई न्यू इंडिविजुअल है, स्पोर्ट्स पिकअप कर रहा है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे खेलता है, स्टार्टिंग में तो उतना फोकस नहीं होता उसका कि मतलब चेंज हो गई चीजें, मतलब रिजल्ट नहीं आया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बट एक टाइम आता है कि वो कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इस पे आप क्या बताएंगे कि मतलब कंसिस्टेंस कैसे रह सकते हैं और उससे मोटिवेशन लेके अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? सो एक चीज समझो कि जिस व्यक्ति को प्यार है किसी चीज से, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर क्या हम इसको पैशन से रिलेट कर सकते हैं, प्यार और सो पैशन? पैशन को सेम ही चीज है। पैशन वही है जो हम प्यार करते हैं, जिस चीज को करने में हमें मजा आता है। जिस चीज को करने में मजा नहीं आ रहा है, उस चीज को हमें अगर जिद से करानी पड़ रही है तो बहुत सारी ट्रेनिंग लगती है। बट मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि उस चीज को करना क्यों है? जो स्पोर्ट्समैन, जिसको स्पोर्ट्स करने में मजा नहीं आ रहा है, उसको स्पोर्ट्स खिलाना क्यों? सो आज के समय में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स खेलना चाहते थे, पेरेंट्स करना चाहते थे, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे। कोई फैमिली का मेंबर करना चाहता था, वो नहीं कर पाए, तो अपने बच्चे को कराएंगे। बच्चे से पूछो बच्चे को करना है कि नहीं करना है, और अगर उसे करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हमने खूब मार खाई है घर में बाहर जाने के लिए, लेकिन मार खा के सब कुछ करके हाथ वाथ तुड़वा के सब कर लेते थे, लेकिन खेलना होता था, उसमें हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। और वो आज तक है कि कहीं भी गेम हो रहा है, कोई रोक के दिखा दो, जाएंगे खेलने के लिए। सो इफ यू लव समथिंग, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और जहां जरूरत है वहां क्वेश्चन करना चाहिए कि आपको करना क्यों है, व्हाई यू वांट टू डू इट। मेरा सर ऐसे ही मतलब एक काइंड ऑफ फ्रेंड ही था मेरा, उसको स्टार्टिंग में नहीं था ऐसा कुछ कि बिलीफ सिस्टम, बोला नहीं यार जो हम अगर कर रहे हैं तो मिलना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलना चाहिए। मैंने उसको थोड़ा समझाया था कि नहीं थोड़ा बिलीफ सिस्टम लाओ, थोड़ा ये करो, तो बोला नहीं। तो सर जैसे एक मेंटल बिलीफ भी होता है इंडिविजुअल का, अगर क्या हो सकता है कि उसका बचपन से ही माइंडसेट अलग है, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका क्या सेटअप है, उस तरीके से बहुतों का अलग होता है, बहुतों का अलग होता है। तो इस पे आप कैसे किसी को मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि सिनेरियोस हर के अलग हैं, परसेप्शन सबके अलग हैं। अगर मैं किसी रिच बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो मेरा परसेप्शन अलग होगा, भाई ये तो हो ही जाएगा, मैं यहाँ नहीं तो ऐसा कर दूँ। बट कोई और अगर है वो उस माइंडसेट से नहीं आ रहा, लेकिन तो वो माइंडसेट कैसे लेकर आएंगे वो वाला? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सो होता क्या है ना, इंडियन कम्युनिटी में जो पेरेंट्स हैं, वो ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को नेगेटिव सोचना सिखाते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इतना ही करो, तुम्हारे बस का नहीं है, क्यों ऐसी चीज करनी है, उतने ही पैर पसारो जितने आपके कमर की लेंथ है। ये सब चीजें हमारे माइंड में भरी हुई हैं, हम सबके माइंड में भरी हुई है। बिलीफ सिस्टम बहुत बात की चीज है। सबसे पहले जो हमारे अंदर टॉक चल रहा है कि मैंने कोई भी काम किया, सबसे पहले ये आएगा, अरे ये नहीं हो पाएगा, उस टॉक को चेंज करना पड़ेगा। वो टॉक कैसे चेंज होती है कि जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए आपको लेके या किसी भी चीज को लेके, 2 पॉजिटिव चीजें उसी वक्त अपने बारे में सोचनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बारे में किसी ने कहा कि तुम ठीक नहीं दिखते हो, और मैंने अपने बारे को मान लिया अपने बारे में कि मैं सही में ठीक नहीं दिखता हूँ। उसी वक्त मुझे 2 पॉजिटिव चीजें सोचनी है। इट कैन बी कि यार आई एम गुड इन रनिंग, मैं सुबह अपने आप उठ पाता हूँ 4 बजे। एनीथिंग, डजंट मैटर कि आप किस लेवल का सोच रहे हो। 2 पॉजिटिव चीजें सोचने से ये होता है कि हमारे अंदर ये थॉट आने लगते हैं कि पॉजिटिविटी को मैं अपने जीवन में ला सकता हूँ और मेरे जीवन में कुछ ठीक हो रहा है ऑलरेडी। जब ये माइंडसेट बनने लगता है ना, तो नेगेटिव माइंडसेट धीमे धीमे बैक सीट पे जाने लगता है, पॉजिटिव माइंडसेट ऊपर आने लगता है। फिर आप कोई भी चीज अप्रोच करोगे ना, देन यू विल फील कि यार कर लेंगे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो बिलीफ सिस्टम आपका बनने लगता है। सो इट्स अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टॉक विच वी शुड वर्क ऑन। डेफिनेटली सर, एक उभरते सितारे या कह लें अगर किसी के इंडिविजुअल को जो ग्रोइंग एज में है तो उसको तो डेफिनेटली करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हर किसी मैं को। अभी जैसे देखता हूँ सर कि अभी के जनरेशन में
नहीं हो रहा ये चीजें, मतलब जो हम्म। होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बट उसके अलावा सब काम हो रहा है, मतलब इधर से भी देख लिया, उधर भी कर लिया, 2 नंबर के काम बोल लो या इधर उधर की चीजें बोल लो, बट जो मेन वर्क फ्रेम होता है ना कि इसी पटरी पे अपने को चलना है, ये सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव काम करना है, बट वो नहीं होता है। तो ये चीजें तो थोड़ा वैसा बनता है, दूसरा करता था। सो तो एक क्वेश्चन था, जैसे जैसे ये मेरे को आपसे थोड़ा वैसा पर्सनल पूछना था कि हाउ, मतलब व्हाट इज योर अप्रोच फॉर हेल्पिंग समवन हु इज कॉन्स्टेंटली बिलीविंग डिसबिलीव हिमसेल्फ, मतलब अगर वो अपने को मान ही नहीं रहा कि भाई मैं कर ही नहीं सकता, उसको कितना एग्जांपल दे दिया कि भाई नहीं, यू कैन डू इट, यू आर लॉट बेटर देन अदर पीपल्स आल्सो, सो आप कैसे उसको पुट अप करोगे? ये ना बड़ा सैड पार्ट है कि कोई व्यक्ति जो नेगेटिव है, जो अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता है, उसे आप सुधार नहीं सकते हो। और ये हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम उसे सुधार सकते हैं। सो होता क्या है कि जब तक मैं ना चाहूं, तब तक इस दुनिया का कोई भी लाइफ कोच, इवन भगवान नीचे आ जाए, वो बोलेंगे तुम ये गलत कर रहे हो, तो भी नहीं वो मानेगा। ये एक टाइम होता है जब व्यक्ति के अंदर से आवाज आने लगती है और वो ना सोल्यूशन ढूंढने लगता है, लोगों को ढूंढने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है अपने आप से, तब उसके सोल्यूशन आने लगते हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, जो निगेटिविटी से या बुरे वक्त से गुजर रहा है, वो भी प्रोसेस है। अगर जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आया है तो अभी हमने जिंदगी जीना सीखा नहीं। तो बुरा वक्त अगर चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इट शुड बी देयर। अगर लाइफ में बड़ा बनना है तो बुरा वक्त आना ही चाहिए, अदरवाइज तो एक नॉर्मल लाइफ जी के हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो समवेयर इट शुड बी पॉजिटिव माइंडसेट ऑल्सो, कि ठीक है परेशानी आ रही है तो कुछ बड़ा करने के लिए आ रही है। तो in that way we can motivate when someone is seeking what do you call solution, then we should give the solution, otherwise we should not, otherwise हम उससे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगेंगे, वो कटने लगेगा हमसे। नहीं, बट अगर जैसे कोई बहुत क्लोज है हमारा और फिर भी उसको एज अ इंडिविजुअल अगर मैं देखूंगा, मेरा भाई है, या फिर को अगर सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, तो क्या ये देखना, मतलब ये चीज पे रहना सही रहेगा या गलत रहेगा कि नहीं, हमको उसको रखना ही अपने साथी है, उसको कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही डज, कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट ये ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरे को सबका नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मैं अगर रहता हूँ तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि नहीं, वी कैन डू इट, वी कैन स्टिल मेक इट, कि नहीं भाई अगर नहीं भी हो रहा है तो हम एटलीस्ट वी शुड गिव अ ट्राई, क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं फिर तो वही बात होगी कि नहीं होना ही नहीं है फिर तो। Any example what you were trying जैसे to do? कि इट वाज लाइक मेरा एक दोस्त था, सिलेक्शन में हो नहीं पा रहा था, मतलब उसका सिलेक्शन स्पोर्ट्स में? स्टेट्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्रिकेट में, कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहा था, बट वो जो बोलते हैं ना रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने भी स्टार्ट साथ में किया था, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका नहीं हुआ था, फिर वो थोड़ा और डिप्रेस हुआ कि अरे बाद में आया, फिर इसका भी स्टार्ट हो गया और फिर अब मेरा नहीं हो पा रहा है, बट फिर मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया, नहीं यार हमारा काम है करना, जब तक एटलीस्ट जब तक हमारे पास टाइम है हमें करना चाहिए, नहीं हो रहा है वो बात की बात है, बट एटलीस्ट हमें अभी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम था, दैट आई वाज अराउंड 22 to 23 इयर्स ऑफ एज, तो वहां से फिर मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ कि नहीं यार मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन ये सब स्टार्ट चलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन था जैसे कि व्हाट इज द मेंटल डिफरेंस बिटवीन एवरेज, बट आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन कि हमें अपने की हेल्प कैसे करनी चाहिए। यू सेड ना कोई हमारे कहने पे भी नहीं कर रहा है तो हमें छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, बट फिर मैं उसको पूरा का पूरा खींच के लेकर गया था, नहीं कर भाई कुछ ना कुछ तो कर, क्योंकि फिर अगर नई चीजें होंगी तो फिर तो थोड़ा डिफरेंस कैसे हो खींच जाएगा। के ले गए आप? लेकर गए तो फिर थोड़ा स्टेट तक ना पाया था, फिर उसके बाद फिर थोड़ा फैमिली इश्यूज और उसकी वजह से फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया फिर। बट मुझे ये लगता है कि किसी को भी, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा रियल ब्रदर को मैं फिट नहीं कर पाया, क्योंकि जब हम कहते हैं किसी से तो हम सिर्फ वर्ड्स में डाल रहे हैं, राइट? अगर हमें किसी को चेंज करना है तो वो हम अपने एक्शंस से चेंज करते हैं। कि आज मुझे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त हैं रवि सर, अगर मेरे दोस्त हैं तो उनको मुझे अगर चेंज करना है तो मैं उनके साथ अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, आई विल डू माई बेस्ट। जब मैं एक्शन लेते दिखता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, तो दूसरे व्यक्ति के कहीं ना कहीं माइंड में आता है। पेरेंट्स मुंह से बच्चों को सही कर देना चाहते हैं, खुद एक्शंस नहीं ले रहे हैं, खुद अनफिट हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जब वो खुद फिट दिखने लगते हैं तो बच्चे उनको फॉलो करते हैं। सो किसी को अगर चेंज करना है तो वो अपने एक्शंस के थ्रू उसको चेंज करना चाहिए, ना कि वर्ड्स के थ्रू कि तुम्हें ये करना है वो करना है। यू डू इट, यू शो देम कि ये तरीका है करने का, तो समवेयर दे विल फॉलो यू।
and they will start doing what they wanted to do. So that can be one of the way. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो व्हाट इज द मेंटल डिफरेंस बिटवीन एक एवरेज एथलीट और एक नॉर्मल एथलीट में, और एक Average, normal तो ज़्यादा- एवरेज नॉर्मल एंड गुड आई मीन चैंपियन एथलीट में? तीन हमने जो कैटेगरीज बांटी, जैसे स्टार्टिंग में हम आते हैं कि बहुत नॉर्मल है, फिर थोड़ा एवरेज आ रहा है, धीरे धीरे करके गुड, ना ज्यादा बैड हो रहा है ना ज्यादा अच्छा जा रहा है, बट नॉर्मल आ रहा है, और फिर एक चैंपियन जो अच्छे लेवल पे चला गया है। तो उसका मेंटल डिफरेंस मतलब कैसे आप पता करेंगे, फिर कैसे? देखो, अगर हम दो लोगों को लें कि एक नॉर्मल है, एक मतलब हाई क्लास एथलीट है, उन दोनों के माइंडसेट में क्या है, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग है। पहली चीज तो ये होती है उनका फिटनेस लेवल और स्किल लेवल कितना है, राइट? किस लेवल पे है। अगर उन दोनों का स्किल लेवल और फिजिकल लेवल एक जैसा है, फिर वहाँ पे माइंडसेट डिफर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं माइंडसेट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया में हो रहा था, और उस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी इंडिया की टीम, वन साइडेड सबको हरा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। पूरा स्टेडियम ब्लू था उस दिन, क्योंकि इंडिया में हो रहा था, हर तरफ इंडियंस बैठे थे, एंड वी वर विनिंग, दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग, वन साइडेड। या क्यों हारे? हम सिर्फ माइंडसेट की वजह से हारे, कि जब हम रिजल्ट को इतना बड़ा बना लेते हैं जीवन में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमारे हाथ पैर चलना, हमारी जो स्किल आ सकती थी वो बंद हो जाती है। जो प्रो एथलीट होते हैं ना, प्रो क्रिकेटर्स, प्रो स्पोर्ट्समैन होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। वो प्रोसेस पे इतना ध्यान देते हैं कि बेस्ट अगर मैं प्रोसेस कर दूंगा तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है। और ऑस्ट्रेलियंस यही करते हैं कि जब भी वो खेलते हैं ना, ऐसे खेलते हैं कि उनका लास्ट गेम है, इसके बाद उनको ये गेम मिलने वाला नहीं। फ्री खेलते हैं, दे गिव देयर बेस्ट, और रिजल्ट उनके आते ही हैं। नाउ इंडिया में ये चीज़ें शुरू हो गई कि वो केयर नहीं करते हैं। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आए, पहली बॉल से मारना शुरू कर देते हैं, आउट ही तो होगा, क्या हो जाता है। ये कभी नहीं था माइंडसेट कि पहले 1 ओवर 2 ओवर टच कर लो बॉल को, फिर उसके बाद मारना शुरू करना। भाई पहली बॉल पे फुल टॉस मिल रही है तो मारो उसको, प्रोसेस है। तो यही फर्क होता है कि जो प्रो एथलीट होते हैं वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, और जो नीचे के एथलीट हैं, जो प्रेशर में आके रिजल्ट के बारे में सोच के बैठे हैं, वहाँ हार जाते हैं। हर टीम का स्किल लेवल सेम है आजकल, फिटनेस बराबर कर रहे हैं, सब चीज़ें बराबर कर रहे हैं, नेट्स कर रहे हैं, माइंडसेट में हारते हैं, और इसी वजह से हारते हैं। माइंडसेट पूरा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल माइंडसेट होना चाहिए कि आपको रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं है। एग्जीक्यूशन और प्रोसेस पे ज्यादा एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट दे शुड डू। डिफरेंट। सर आप कैसे करते हैं सर्विस, अगर हम चीज़ें को करें, अगर सेग्रीगेशन में लेकर आए, तो आप कैसे करते थे विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन को, कि अपने लाइफ में मैं इस तरीके से करूंगा तो चीज़ें ऐसे होंगी? सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मुझे ना एक मेरा माइंड सेट है कि अगर मैं कर्म करूँगा तो मिलेगा, अगर मैं कर्म नहीं करता हूँ तो मैं उसके रिजल्ट के बारे में सोचता भी नहीं। अगर मुझे एब्स चाहिए बॉडी के और मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं आई डोंट केयर अबाउट बॉडी, कि नहीं मिल रही भाई, यू आर नॉट डूइंग इट। अगर मुझे फॉर एग्जांपल अवेकंड होना है, मुझे ह्यूमन अस्तित्व से ऊपर उठना है, अगर मैं डीप मेडिटेशंस नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट में रहने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो आई वोंट गेट इट। मतलब आई थिंक आई वोंट गेट इट, बट प्रोसेस मेरे लिए अभी सबसे मेन है। इफ आई डू समथिंग देन आई बिलीव कि होगा, और वो हो भी जाता है कहीं ना कहीं। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन द बिगिनिंग आल्सो, प्रोसेस इज एवरीथिंग फॉर मी। प्रोसेस करना ही पड़ता है जी। डेफिनेटली। ओके सर, अगर क्वेश्चन हम एक और देखें कि हाउ शुड एन एथलीट डील विद ईगो क्लैशेस इनसाइड ए टीम? जैसे कि बहुत बार होता है कि आपस में नहीं बनती है, देन फिर हम और फिर वो एग्जीक्यूशन ऐसा होता है कि अगर आपस में नहीं बन रही तो हम टीम पे क्या डिलीवर कर रहे हैं, फिर हम कर क्या रहे हैं, डिलीवर ही नहीं हो रहा पाया हमारा। तो इसको आप कैसे देखना चाहेंगे? सो क्या होता है ना कि जो भी टीम है उसको मैनेज कौन कर रहा है, कोच होते हैं या कोई एक लीडर है जो टीम को मैनेज कर रहा है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। 2005 में पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स जो थे उनसे मिलके एक वर्ल्ड 11 बनाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पे कोई हरा ही नहीं पा रहा था, अनडिफिटेबल उनको टैग मिला था। तो एक मैच रखा गया कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पूरे वर्ल्ड 11 खेलेगी, बेस्ट क्रिकेटर्स जो उस टाइम के सबसे बेस्ट थे, सब टीम से उठाए गए, और उसका स्कोर था मेरे ख्याल से 2-5,
225 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और 199 पे वो कवर हो गए थे, जो वर्ल्ड 11 थी। क्यों हो गए थे? क्योंकि वर्ल्ड के सबसे अच्छे अच्छे वो थे, उन्हें नहीं होना चाहिए था, बट इसलिए हो गए कि जब स्टारडम होता है, जब लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो जो जीलिंग होनी चाहिए, जो जेलिंग होनी चाहिए टीम के अंदर, वो खत्म हो जाती है। सब अपना अपना कर रहे होते हैं, टीम के लिए कोई भी नहीं कर रहा होता है। सो जब भी टीम खेल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम का आप बेस्ट हिस्सा कैसे बन सकते हो, कहाँ सपोर्ट कर सकते हो, ना कि आप कितने अच्छे हो। वो मैटर ही नहीं करता है टीम के लिए। तो जब ये माइंड सेट हो जाता है तो टीम जीतने लगती है। और इस माइंड सेट को करने के लिए कोच का और जो टीम का मैनेजर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं ना, तो उनका माइंड सेट, उनके कॉलर खड़े होने लगते हैं, उनको बांध के उनको एक जगह लाना, ये कैप्टन, कोचेज और मैनेजर्स पे बहुत डिपेंड करता है, मोस्टली कैप्टन पे, कि वो कितने अच्छे। जैसे आई आई से धोनी एंड रोहित शर्मा इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से जेल करते हैं, चाहे वो जूनियर हों चाहे सीनियर हों, बड़ा बांध के रखते हैं और सबको मौका देते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो मुझे लगता है लीडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। डेफिनेटली सर, इसका मेरे को एग्जांपल भी आता है, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद में अभिषेक शर्मा बैटिंग कर 0 पे आउट हुए थे वो, तो रिकी पॉन्टिंग जब आए थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला था कि इस बार तो जैसे ही हैड ट्राइड टू हिट अ 6 बट वो गया नहीं, आउट हो गए। तो उन्होंने बोला अगली बार यही बॉल पे मेरे को 6 रन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये, उन्होंने मतलब बताया था इंटरव्यू में कि ये पहली बार मेरे को किसी कोच ने बोला है मेरे को कि ऐसा हुआ है। कि हर बार क्या होता है कि वो क्या बोलते थे, इंडियन जो माइंडसेट वो बताते हैं कि नीचे खेलो, थोड़ा देख के खेलना अगली बार, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये बॉल मेरे को अगली बार स्टैंड में चाहिए। तो सच उससे थोड़ा पॉजिटिव माइंड मेरे को भी थोड़ा ऐसा था कि माइंडसेट तो बहुत अलग है। मतलब अगर एक कोच भी आता, फिर टीम उन्होंने कैसे जो बिल्डअप करके गए थे, फिर उसके बाद जो टीम आई जनरेशन की, वो कैसे हुई थी। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा से मुझे और याद आया कि ही वाज सेइंग कि हैदराबाद सनराइजर का एक मीटिंग चल रही थी एंड ही सेड, कोच सेड कि सारे बैट्समैन एक साइड आ जाओ, एंड वेरी कैजुअली ही सेड कि एज ए बैट्समैन लेट्स हिट द बॉल, जितना जो ज़्यादा हिट कर सकता है हिट करो, जितना लंबा छक्का मार सकते हैं मारो। जब ये ओपननेस, ये पॉजिटिविटी हम डालते हैं टीम में, तो कोई ना कोई तो क्लिक करेगा, एक आधा बैट्समैन तो चलेगा ही चलेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट इज एवरीथिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, तो सर आजकल के में जैसे होता है पेरेंट्स में, हमने देखा है कि अभी भी इतना स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, एक हाइक पकड़ रहा है, बट उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो एक सर्टेन लेवल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, मतलब अगर एज अ पेरेंट है तो वो अपने बच्चों को उतना नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई ये आपको ये स्पोर्ट्स करना चाहिए। स्टिल वो यही सोच रहे हैं कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब्स एंड उसके अंदर जाना चाहिए। तो एक पेरेंट्स के अंदर से ये जो बोलते हैं ना डर का माहौल है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि नहीं हम अपना करियर ऑप्ट करने के अलावा, खुद उनको मतलब देने के अलावा, ड्राइविंग सीट पे बिठाने के अलावा हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को हम कैसे समझा सकते हैं इन सब चीज़ों में? सो एक चीज समझो कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि बच्चा कहीं फंस ना जाए, कहीं गलत राह ना पकड़ ले, 5 साल खेले उसके बाद उसके जीवन में कुछ बचे ना, तो फ्रस्ट्रेशन में ना चला जाए, कहीं बर्बाद ना कर ले। साइड के जो बच्चे होते हैं, परिवार के बच्चे, और वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हमारा बच्चा भी इस रेस में दौड़े। अम, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को अगर आपको समझाना है तो अपने एक्शन से समझा सकते हो, अपने रिजल्ट से समझा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और मुझे बैट ढंग से पकड़ना आता नहीं, बट मेरे सपने बड़े हैं कि मुझे इंडिया खेलना है, और मैं पेरेंट्स से लड़े जा रहा हूँ कि मुझे इंडिया खेलना है, आप मुझे नहीं खेलने दे रहे हो। तो पेरेंट्स को पता है कि ये तो नहीं खेल पाएगा, उन्होंने जीवन जिया है, उन्हें पता है। वहीं दूसरा बच्चा है, वो खेल रहा है, जब शॉर्ट 5 साल या 10 साल की उम्र में स्ट्रेट बैट आ रहा है, तो पोटेंशियल पेरेंट्स को दिखेगा कि यार ये इस एज में ये कर रहा है, तो क्यों ना इसकी सहायता की जाए, इसको इस करियर में आगे बढ़ाया जाए। तो जो बोलते हैं, मैंने ये बहुत बार देखा है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें दिखाओ तो सही, उन्हें उस बिलीफ सिस्टम में लेके तो आओ कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसमें वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। वहाँ हो सकते हैं कुछ पेरेंट्स और डिफिकल्ट हों उस तरीके के, लेकिन मोस्टली केसेस में यू नीड टू प्रूव कि आप कर सकते हो अपने एक्शंस के साथ, मुंह से नहीं, एंड देन पेरेंट्स भी आपकी सपोर्ट करने लगते हैं।
डेफिनेटली सर। सर एक ये भी क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी यंग एथलीट हैं तो उनको परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत होता है, तो वो उससे कैसे डील कर सकते हैं? डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ रिजल्ट को लेके जो बैठेगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टेज पे जा रहा हूँ, मुझे स्पीच देना है, और इफ़ आई एम थिंकिंग अबाउट द पीपल कि मैं जैसे ही जाऊँगा मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, पूरी पब्लिक हंसेगी, मैं कैसा दिख रहा हूँगा, मैं सही से बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। अगर मैं रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ जो हुआ भी नहीं है, तो मेरे पैर कांप रहे होंगे स्टेज पे जाने से। अगर मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे आज क्या क्या डिलीवर करना है, क्या क्या बोलना है, तो मैं सोच ही नहीं रहा उस फियर के बारे में। सो जो भी एथलीट है, जो भी कंपटीशन वो लड़ रहा है, जो भी कर रहा है, प्रेशर तभी आएगा जब आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे। अगर मैं लॉन्ग जंप करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ वो बार देखना चाहिए कि मुझे इसे क्रॉस करना है, ना कि वो गिर गया तो क्या होगा, मेरे तीनों अटेम्प्ट खराब हो गए तो क्या होगा। भाई क्रॉस करना है, थिंक अबाउट इट एंड यू विल डू इट, नो, विदाउट एनी प्रेशर। ये बात तो सही है सर, प्रेशर तो वो खराब करता है आपकी परफॉर्मेंस को। डेफिनेटली सर। सर हु हैज बीन योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर फॉर यू, जिसको Influencer। देख के आप इन्फ्लुएंस हो कि नहीं यार इस तरीके से मेरे को भी करना है, चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए? दो तीन हैं, स्वामी विवेकानंद, ओशो एंड अष्टावक्र। आप लोग शायद जानते हो ना जानते हो। अष्टवक्र? अष्टावक्र, उन्होंने गीता लिखी थी। Okay. आप लोग पढ़ना कभी। यही लोग रहे हैं, जैसे पतंजलि को मैंने बड़ा एडमायर किया है, उनको पढ़ता हूँ। सो ये अभी की स्थिति में मेरे वो हैं, आइडियल पीपल हैं। पहले दूसरे हुआ करते थे। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम इससे पूछे कि कोई ऐसी एक पावरफुल भी नहीं कह सकते, कोई एक ऐसा मंत्र जो आप देना चाहें अभी उभरते सितारे जितने भी हमारे यंग एथलीट्स हैं या मिडिल एज में भी हैं जो अब खेल रहे, स्पोर्ट्स ऑप्ट किया उन्होंने या फिर कोई भी फील्ड में, तो कोई एक ऐसा मंत्र होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने मतलब वो खुद मोटिवेट रहे और काम करते रहे रिजल्ट के बिना? सो मेरी नज़र में एक ही मंत्र है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दो, अपने शरीर को पकड़ लो। पहली प्रायोरिटी आपको शरीर होना चाहिए। शरीर का मतलब ये नहीं है कि आपके एब्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आपके आर्म्स कितने बड़े हैं, आप कितने फिट दिखते हो, आप अंदर से कितने फिट हो, आप कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, कितनी ट्रैकिंग कर सकते हो, आप कितने इजीली अपने बॉडी को किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितनी लाइट और कितनी पावरफुल बॉडी है आपकी। मेंटली आप कितने काम हो, कितने सुलझे हुए हो, कि आप पे कोई भी प्रेशर नहीं है, इंटरनल प्रेशर, कि आपको सोच पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, रो रहे हो तो रो रहे हो, हंस रहे हो तो हंस रहे हो, कितने सुलझे हुए हो मेंटली। सो फर्स्ट बॉडी एंड देन माइंड। अगर इन दो चीज़ों को आप कवर कर पा रहे हो तो सारी चीज़ें आपके लाइन में लगने लगती है। आपका करियर भी ठीक होने लगता है, आपका रिलेशनशिप भी ठीक होने लगता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अलाइन। सो फर्स्ट कंट्रोल योर बॉडी, मेंटेन योर बॉडी एंड देन माइंड। एक्चुअली ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं, बट प्रायोरिटी शुड बी बॉडी फर्स्ट। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच एंड आई लव्ड इट। मैं जितने भी क्वेश्चंस थे जो कीर्त ने, राइट, Yes, sir. कीर्त ने जो तैयार किए थे, बड़ा मजा आया, बड़े डीप क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स, आई डोंट नो आई वाज एबल टू डू इट और नॉट, डेफिनेटली सर, यू आर ऑन द बट आई ट्राइड। और बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत काफ़ी सारे लोगों का इन्होंने किया है, और सीखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। इनका चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये पॉडकास्ट मिनिमम से मिनिमम किसी एक इंडिविजुअल को शेयर करना है, जिससे हो सकता है कि उसका स्पोर्ट्स को लेके या इस टॉपिक से लेके एक परसेप्शन चेंज हो सके या कुछ नया सीखने को मिले। दूसरा, आपको ये पॉडकास्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, इससे हमें हेल्प मिलती है नए नए प्रोफेशनल्स को डिफरेंट डिसिप्लिन स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट से लेकर आने में और उनको आपके सामने रखने में। और तीसरा ये कि अगर आपको इस वीडियो को देख के या पॉडकास्ट को देख के अगर आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा, तो आप ज़रूर अपने राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद।